दोस्तों, क्या आपको पता है कि पार्लियामेंट कभी कभी जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी सीधा सीधा कानून बना सकती है और उसके लिए पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत भी नहीं होती। ऐसे में पार्लियामेंट यूज़ करती है आर्टिकल नंबर 253 का। इस मैजिकल आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट को स्पेशल पावर मिलती है, वो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर, कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर सीधा कानून बना सके। और इसको हम एक हिस्टोरिकल इवेंट से जानेंगे बहुत मज़ेदार ढंग से। साल था 1972, जब स्टॉकहोम, जो एक स्वीडन का खूबसूरत शहर है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई। ये वर्ल्ड की पहली ग्लोबल समिट थी इन्वायरमेंट पे। वहाँ पे भारत ने कमिटमेंट की कि वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इफ़ेक्टिव लॉज बनाएगा। और उन कमिटमेंट को पूरा करने के लिए भारत ने 2 साल बाद एक लॉ बनाया, वाटर एक्ट 1974। ये प्रिवेंशन ऑफ द पोल्यूशन एक्ट था। और इस एक्ट के तहत कितनी सारी पावर्स दी गई गवर्नमेंट को कि इंडस्ट्रीज़ अपनी मन मर्जी से पानी के अंदर जो वेस्ट है उसको ना बहा सकें। क्या नागरिकों के लिए पावर है, और अगर इंडस्ट्रीज़ इसको वायलेट करती हैं तो उनके ऊपर कितनी पेनल्टीज़ हैं, कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और एक आम आदमी भी अगर ये देखे कि उसका वाटर जो है पोल्यूट हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर भी, तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं। किस जगह पे जाके कर सकते हैं, कैसे करेंगे, क्या ये सारी जानकारी है, ये सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में बहुत मज़ेदार ढंग से, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के द्वारा। सो बने रहिए वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत पर। मैं जल्दी से बताऊं कि रोज़ शाम को 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आती है, जो पिछले 105 दिन से नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के आ रही है। सो इस बढ़ती हुई यात्रा का जल्दी से हिस्सा बने और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, आगे बढ़ने में थोड़ा सहयोग करें। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से चलते हैं हमारे उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन पे छोड़ा था। ये आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट रिमेन्स इन फोर्स फॉर अ पीरियड। कि एक रेजोल्यूशन के द्वारा जो राज्यसभा पास करती है आर्टिकल 249 के तहत, जो पावर एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर भी कानून बना सकती है राष्ट्रहित में, वो कितने टाइम पीरियड तक लागू रहेगा। ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर थी एंड योर आंसर इज सी, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। और देखिए, अगर 1 साल से ज़्यादा भी आगे इम्प्लीमेंट करवाना है तो राज्यसभा उसको दोबारा से पास करवाएगी। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 27 एंड फर्स्ट वन ऑफ आवर दिस सेशन। व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन द राज्यसभा। क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं कि गवर्नमेंट जो है फेल कर जाती है राज्यसभा में। ए, प्राइम मिनिस्टर गिव्स हिज रेजिग्नेशन, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें। बी, पार्लियामेंट विल डिसॉल्व, पार्लियामेंट भंग हो जाए। सी, ऑपरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। डी, नन ऑफ द अबव। एमपीपीसी 1990 का क्वेश्चन एंड डी इज द आंसर कि इनमें से कोई भी नहीं। व्हेन गवर्नमेंट और अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फेल इन द राज्यसभा, या चाहे सरकार है या मंत्रिमंडल है वो फेल हो जाए राज्यसभा में, नन ऑफ द गिवन कॉन्सिक्वेंस अकर्स, इनमें से कोई भी प्रभाव नहीं आता है उसका। बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लॉज 3, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, कि जो मंत्रिमंडल है वो कलेक्टिवली, सामूहिक तौर पे लोकसभा की तरफ रिस्पॉन्सिबल है, ना कि राज्यसभा। इसीलिए उनका कोई औचित्य नहीं रह गया, कोई मीनिंग नहीं है। अब चलते हैं आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्टली, सही तरह से डिस्क्राइब करती हैं, व्याख्या करती हैं फोर्थ शेड्यूल, चौथी सूची जो हमारे संविधान में दी गई है। ए, इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, ये पावर्स का बंटवारा करती है यूनियन और सेंटर में। बी, इट कंटेन्स द लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो लैंग्वेजेस बताती है जो हमारे संविधान में लिस्टेड हैं। सी, इट कंटेन्स द प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, कि ट्राइबल एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये उसके बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। डी, इट एलोकेट्स द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या ये राज्यसभा में किस स्टेट की कितनी कितनी सीट्स होंगी, ये वो एलोकेशन के बारे में बताती है। आंसर इज डी, दैट इज ये सीट्स हैं जो राज्यसभा में कैसे एलोकेट होती हैं, इसके उसके बारे में है फोर्थ नंबर शेड्यूल।
और 7th शेड्यूल जो है विद द एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। जो 7th शेड्यूल है वो डील करता है कि पावर्स का बंटवारा यूनियन और स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। ये मैंने बहुत अच्छे ढंग से करवाया है। जो हमारा आर्टिकल्स का चैप्टर, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है, मैंने हेडिंग दी है आर्टिकल्स, तो बहुत अच्छे ढंग से मैंने शेड्यूल्स, आर्टिकल्स का डिफरेंस क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है, और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। प्लीज़ उसको ज़रूर देखें एक बार। और इस वीडियो के लिए भी दोस्तों को कहूँगा जो लोग नए हैं वो प्लीज़ पार्ट 1 इस चैप्टर की ज़रूर देखें। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ईजी ढंग से, ताकि आप उसको समझ सकें और इन क्वेश्चंस का खुद आंसर दे देंगे आप। अंडर 8th शेड्यूल अ लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के 8वें शेड्यूल के अकॉर्डिंग 22 भाषाएं हैं जिनको रिकॉग्निशन मिली है संविधान के द्वारा। और 5th and 6th शेड्यूल गिव द प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ट्राइब्स हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं, प्रोविजन, और 5th and 6th जो शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 29 on your screen. Which one of the following pairs of the states has the equal representation in the Council of States? कौन सी दो स्टेट्स का जोड़ा है भाई जिनकी जो सीट्स हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स में राज्यसभा में बराबर हैं? ए आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, सी गुजरात एंड राजस्थान, डी महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। यूपीपीसी 1999 का क्वेश्चन। इनमें से कोई भी नहीं। रीज़न, ये तब का क्वेश्चन है और अभी सिचुएशन बदल गई है, स्टेट्स बट गई हैं। जब ये क्वेश्चन पूछा गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर 18 सीट थी राज्यसभा में, लेकिन फॉर्मेशन हुई तेलंगाना की जून 2014 के अंदर। उस टाइम पे 11 सीट्स गई आंध्र प्रदेश को और 7 सीट गई तेलंगाना को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का मीनिंग नहीं रह गया। महाराष्ट्र के पास आज भी 19 सीट्स हैं, गुजरात के पास 11 सीट्स हैं राज्यसभा में। इसको अच्छे से याद कर लें, अगले क्वेश्चन में आप खुद इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से याद रह गया कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ 11, तेलंगाना 7, महाराष्ट्र 19 और गुजरात 11 सीट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। सीट्स एलोकेटेड टू दी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को सीट्स दी गई हैं इन दी काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा में। आर दी टोटल नंबर ऑफ द सीट्स एलोकेटेड टू, वो किसके बराबर हैं? टोटल नंबर ऑफ सीट्स, दैट इज ए आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, क्या इन दोनों के मिला के यूपी के बराबर बनती हैं? बी आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, सी बिहार एंड गुजरात, डी महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। यूपीपी से 2000 का क्वेश्चन, कोई भी आंसर नहीं रहेगा, तब का क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन पूछा गया था साल था 2000। आंध्र प्रदेश की 18 सीट थी, मध्य प्रदेश की 16 और उत्तर प्रदेश की 34 सीट थी राज्यसभा में। सो इसलिए टोटल बना आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का 18 + 16 34, 34, 18 + 16 वर इक्वल टू दी सीट्स एलोकेटेड टू दी उत्तर प्रदेश 34। लेकिन बाइफर्केशन हो गया यूपी का उत्तर प्रदेश का 2000 सन के अंदर, और सीट्स बच गई 31, क्योंकि 3 सीट चली गई उत्तराखंड को जो यूपी में से अलग होकर बना। सिमिलरली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बन गया उसी साल के अंदर, 2000 के अंदर, सन 2000, और 5 सीट्स वर एलोकेटेड टू दिस स्टेट। छत्तीसगढ़ को 5 सीट चली गई। सो इन जून 2014 आंध्र प्रदेश का हमने अभी पढ़ी लिया कि आंध्र प्रदेश जब बंटवारा हुआ 2014 में, तो आंध्र प्रदेश को 11, तेलंगाना को 7 सीट्स। क्वेश्चन नंबर 31, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ द स्टेट्स अलॉन्ग विद द सीट्स अलॉटेड टू देम इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसके नीचे कुछ लिस्ट दी गई है स्टेट्स की जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए एलोकेटेड हैं। इनमें से बताइए कौन सी मैच नहीं है? मध्य प्रदेश की 16, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, वेस्ट बंगाल 16। IS प्री 2009 का क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। कोई भी नहीं है। लेट्स सी, 16 सीट है मध्य प्रदेश की, और बाइफर्केशन के बाद 5 गई छत्तीसगढ़ को, तो एट प्रेजेंट कितनी हो गई? 11 है मध्य प्रदेश के पास। अब ये याद रख लें, 11 सीट एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश के पास, और बाकी सीट्स हैं छत्तीसगढ़ के पास 5 सीट्स। अगला क्वेश्चन है ये गुजरात, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा 9, 11, 12, 10। अब बताइए मैच कीजिए किससे कौन सा मैच खा रहा है। ये ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। यूपीपी से 2017 का क्वेश्चन, एंड योर आंसर इज सी, 2, 3, 1, 4। गुजरात को 11, कर्नाटका को 12, केरला 9, उड़ीसा 10। ठीक है जी। आप देखिए इस सीक्वेंस में चाहे याद कर लें कि साउथ में नीचे केरला है 9, तो आपके ईस्ट में यहाँ पे आ गया 10, कर्नाटका इधर साउथ वेस्ट में पड़ गया, दैट इज़ 12, और गुजरात बिल्कुल वेस्ट में आ गया, दैट इज़ 11। सो इस सीक्वेंस याद कर लें, उड़ीसा, केरला 9, उड़ीसा 10, 11 गुजरात और 12 कर्नाटका। दोस्तों अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब लेफ्ट हैंड साइड पे, सीट्स दी हैं इस साइड 10, 7, 11, 12। अब बताइए ये ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, क्या इसका आंसर रहेगा? एंड योर आंसर इज दैट इज ए,
ये देख लें आप, राजस्थान की 10, गुजरात की 11, कर्नाटका 12। देखिए गुजरात और ये हम अभी भी कर चुके हैं। नया आ गया एक पंजाब 7, और सीक्वेंस भी दे दूंगा सारी, आप अपने स्टेट्स की खुद भी बता सकते हैं कमेंट्स में। भाई आपको पता है एटलीस्ट अपने स्टेट के बारे में कि मेरी स्टेट के अंदर कितनी कितनी सीट है। राजस्थान, मैं पंजाब में रह रहा हूँ, मुझे पंजाब की पक्का पता थी भाई, सारी की सारी मुझे नहीं याद है, बट मुझे बहुत सारी पता थी, और पंजाब की तो कन्फर्म पता थी। उसके बाद आगे बताएं, आप ज़रूर बताएं आपको पता है या नहीं, कमेंट्स में मेंशन करें। राजस्थान 10, गुजरात 11, कर्नाटका 12, पंजाब 7। क्वेश्चन नंबर 34, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोवेस्ट नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इन द राज्यसभा। सबसे लोवेस्ट मेंबर, इलेक्टेड मेंबर जो चुने गए मेंबर्स कौन सी स्टेट से आते हैं? ए छत्तीसगढ़, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड, डी जम्मू एंड कश्मीर। बी इज़ द आंसर। हिमाचल प्रदेश ये उसकी सीट्स है, हिमाचल प्रदेश की 3 सीट, जम्मू कश्मीर उसके ऊपर ही है जस्ट, उसकी 4, छत्तीसगढ़ के पास 5, झारखंड की 6। सो छत्तीसगढ़ और झारखंड बिल्कुल साथ साथ ही ऑलमोस्ट, तो 5 और 6 वो हो गए, हिमाचल और जम्मू 7, 3 और 4 ये हो गए, और फिर पंजाब आ गया जी नीचे, यहाँ 7 हो गया। तो अब ये सीक्वेंस ऐसे बना के आप मैप से इमेजिन करके याद रख सकते हैं। सच तो लोवेस्ट नंबर ऑफ सीट किसकी आई? हिमाचल प्रदेश की। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 35, ये इन 4 ऑप्शंस में से है, वैसे लोवेस्ट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से है, इससे भी कम पॉपुलेशन वाला आई थिंक गोवा होगा, लेट्स सी, आप बताएं, मुझे तो याद नहीं है भाई बिल्कुल भी। तो ए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, ऑप्शंस दिए 18, 19, 12, 16। ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। लेट्स सी कि हमने ऑलरेडी सारी डिटेल्स कर ही ली हैं, अब तो याद होगा सब कुछ। ये देखिए, अब कर्नाटका के अंदर हमने किया था 12, महाराष्ट्र में 19 सीट हैं, आंध्र प्रदेश में ब्रेक होकर 11 रह गई हैं, और वेस्ट बंगाल में कितनी हैं? वेस्ट बंगाल में 16 सीट्स हैं। सो इसलिए एक आंध्र प्रदेश के कारण यहाँ पे कुछ मैच नहीं करेगा, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं कि वेस्ट बंगाल में 16। आगे चलते हैं दोस्तों, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 36 ऑन योर स्क्रीन। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा? फिर से देखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 19 बिल्कुल सही, तमिलनाडु 18 बिल्कुल ठीक है, और उड़ीसा 10 हमने की थी, 11 क्योंकि गुजरात में थी। आंध्र प्रदेश में 18 ये गलत हो गया क्योंकि 11 और 7 आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 ऑन योर स्क्रीन। द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा इज अपॉइंटेड बाय। चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है भाई? ये तो अच्छे से पता है आप सबको, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं, सी इज द आंसर। चेयरमैन जो है वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, और वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। आर्टिकल 89 क्लॉज 1 ये कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल बी है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट गिवन अंडर द आर्टिकल 66। चुने कैसे जाते हैं? कि इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जिसमें दोनों हाउसेज के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। और आर्टिकल 64 भी यही कहता है। ये देखिए 64 और 89 इसको याद रख लें, दोनों सेम चीज़ है ऑलमोस्ट, ठीक है, कि वो भी एनफोर्स करता है। मतलब 64 पहले बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट शेल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 89(1) उसको रीइंफोर्स करता है, थोड़ा मजबूत करता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा का। बस इतना ही है, कुछ फर्क नहीं है इनमें। आर्टिकल 38, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 38, इन विच हाउस इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो पूरे जो उस हाउस को अध्यक्षता करता है उसको कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन नहीं है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, कई बार आया क्वेश्चन। ए इज आंसर, राज्यसभा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और वो उसके मेंबर नहीं होते, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 ऑन योर स्क्रीन। द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन है? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों अब चलते हैं फटाफट वो वाटर के बारे में, जो हमारे कुछ पॉइंट्स और फैक्ट्स थे इंपॉर्टेंट जानने वाले, उसके बारे में जानेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। प्रिवेंशन रोकना और कंट्रोल करना पोल्यूशन को। 1974 ये लैंडमार्क इंडियन लेजिस्लेशन था, जो कानून बना है, बहुत एक लैंडमार्क डिसीजन था। एम्ड एट मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग द वाटर होलसमनेस बाय प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द पोल्यूशन। कि वाटर एक पूर्णता, उसकी पूर्णता बनी रहे वाटर की, ठीक है, उसमें से ये नहीं कि पीने वाला ठीक है ये वाला ख़राब है, ओवरऑल वाटर की क्वालिटी ठीक रहे बाय प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द पोल्यूशन। तो इसने इस्टेब्लिश किए सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड CPCB और एंड द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये 2 स्थापित किए गए, एक सेंटर पे CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, टू सेट स्टैंडर्ड्स
मॉनिटर वाटर क्वालिटी एंड टू रेगुलेट एफ्लुएंट डिस्चार्ज, जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट जाता है। की प्रोविजन क्या है इसके अंदर? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड, सेटअप द CPCB एट द सेंटर एंड SPCB इन द स्टेट टू रेगुलेट वाटर पोल्यूशन। ये बोर्ड सेटअप किए गए सेंटर के अंदर और स्टेट के अंदर वाटर पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए। कॉन्सेंट क्या चाहिए होता है? इंडस्ट्रीज और म्यूनसिपैलिटीज जो भी हैं मस्ट ऑब्टेन द कॉन्सेंट टू एस्टैब्लिश, CTE चाहिए उन्हें, एंड CTO भी चाहिए, कॉन्सेंट टू ऑपरेट फ्रॉम द SPCB बिफोर डिस्चार्जिंग ट्रेड एंड सीवरेज एफ्लुएंट। सीवरेज एफ्लुएंट है या कुछ है, कहीं आपको बहाना है, तो उसके लिए आपको कॉन्सेंट टू एस्टैब्लिश कि हम ये ऐसी चीज़ इस्टेब्लिश करने वाले हैं, कोई प्लांट लगाने वाले हैं या उसको ऑपरेट करना, ये दोनों परमिशन चाहिए। और अगर इसके लिए कहीं पे आपकी कोई कंप्लेंट है तो वो आप कहाँ कर सकते हैं? जैसे पंजाब के अंदर 1100 नंबर है, और जो भी आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस है वहाँ के रीजनल ऑफिस में जाके आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप रिटर्न में कोई चीज़ देते हैं, उसका रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, तो हर एक अथॉरिटी के ऊपर एक प्रेशर होता है कि एक टाइमलाइन के अंदर उसको कंप्लेंट को डिस्पोज करना, ख़त्म करना, नहीं तो हर एक के ऊपर एक बैठा है, हर एक के ऊपर एक सीनियर है, सीनियर के ऊपर एक सीनियर है, हायरार्की है, हर एक की जवाबदेही है। इसीलिए हम लोग रिटर्न से बचते हैं। आप सोचते हैं अपने मोहल्ले के MLA से फ़ोन करवा दूँ, ये हमारे बहुत जानते हैं, हमारे अपने सरपंच को बोल दूँ। आप रिटर्न में जाइए, जब भी कंप्लेंट करें आप, उसकी आपके पास रिसीविंग होनी चाहिए, आप एक मेल डाल दें। अगर वहाँ पे कुछ मसला हल नहीं हुआ, ट्विटर है भाई, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके उस मेल का कभी प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर टैग करें, देखिए सब कुछ भागे भागे कैसे काम नहीं होते। एक गवर्नमेंट की ऐप है, इसके द्वारा मैं बताना चाहूँगा, अभी लिंक यहाँ पे नहीं है, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आई विल ट्राई कि मुझे डालना आता हो, कि स्वच्छता करके एक ऐप है, स्वच्छता, उस ऐप को आप इंस्टॉल करें। उस ऐप के द्वारा जब भी अगर आपको कहीं पे अपने एरिया में सीवरेज ओवरफ्लो कर रहा है, गंदी जगह है, आप उस पर जस्ट आपने फ़ोटो खींचनी है, कंप्लेंट डालनी है, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड एरिया की लोकेशन के साथ वो कंप्लेंट डलेगी अपने आप, सिर्फ आपने एक फ़ोटो खींचनी है और कुछ मेंशन कर दें क्या आपकी कंप्लेंट है। आप देखिए कितनी फास्ट वो कंप्लेंट रिजॉल्व होती है। फिर आप देखेंगे गवर्नमेंट काम कैसा कर रही है, सच में कुछ अच्छा है या नहीं। स्टेट कोई सी भी हो, वो एक पायलट प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत अभियान, जो पूरे भारत में इम्प्लीमेंट किया गया है। सो जब स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, वो पंजाब की भी स्मार्ट सिटी बनी है, वो तेलंगाना की भी बनी है, सारी जिलों की बनी है, सारे राज्यों की बनी है, तो सबको फंड्स भी गए हैं। सो जब काम की बारी आएगी तो स्टेट्स को वो भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो सेंटर ने बोला है, ऐसा नहीं है कि स्टेट की मर्जी चलेगी। इसीलिए आपको मैं कहता हूँ कि जागरूक बने, जानकार बने, नॉलेजेबल बने। नॉलेज इज़ द एंटीडोट ऑफ फियर। अगर डर का कोई फियर है, आपको डर लगता है कि कहीं खामखा हाईलाइट ना हो जाए, कहीं हमारे साथ कुछ मिसहैप ना हो जाए, जब आपको नॉलेज होगी कि हमने रिटर्न में कुछ दिया है, रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है, तो ये डर भी गायब हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड नॉलेज इज़ एंटीडोट ऑफ फियर। सो दोस्तों, इस सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं। सो कैसा लगा सेशन? सच में अगर अच्छा लगा, काम का लगा, इन्फॉर्मेशन मज़ेदार लगी, कुछ एडिशनल पंच था, सो प्लीज़ दोस्तों से ज़रूर बांटें, लाइक शेयर कमेंट करें यार, प्लीज़ थोड़ा सा एंगेजमेंट दिखाएं, मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।